हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसे कि सीरीज हमारी चल रही है सीपीएसआई 2024 के लिए, जहां पर मैं आपको 2023 के सारे जीए के क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आज हमारा ये 7वां वीडियो होगा। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे क्योंकि 9 शिफ्ट में ही पेपर हुआ था और शिफ्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड मैं आपको पूरे के पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। अगर अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना एक बार, हेल्प मिलेगी। मतलब ये जो 9 वीडियोस आएंगी ना, अगर आपने यही देख लिया बहुत कुछ कवर हो जाएगा, आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, पहली चीज है यहाँ पर अष्टध्यायी, एक संस्कृत ट्रीटाइज ऑन ग्रामर रिटन इन द 6th to 5th सेंचुरी बीसी। मतलब ये सिंपली ये बोल रहे हैं कि भाई एक संस्कृत ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? अष्टध्यायी की थी। ये आपको सबको पता है, पणिनि के द्वारा करी गई थी, है ना। पणिनि के द्वारा करी गई थी, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, पणिनि जो है वो किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में रहता था? तो ये पुष्यमित्र सुंग के दरबार में यहाँ पे ये रहता था। ओके, अब आता है यहाँ पे पणिनि का, मैंने आपको बता दिया उत्तर। अच्छा, यहाँ पे ना एक नाम है पतंजलि। पतंजलि को फादर ऑफ योगा भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ योगा भी कहते हैं, योगा। ठीक है, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो याद रखना, योग सूत्र इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा। इनको हम फादर ऑफ योगा भी कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार ये आता है। ओके, ये मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा हुआ भी है, इसलिए आपको ये लर्न रखना है। द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय। फंडामेंटल ड्यूटीज से एक क्वेश्चन पक्का आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, पहली बात तो इसका पार्ट, अगर मैं भाग की बात करूंगा तो पार्ट 4A कर देना। ठीक है, अगर मैं कभी आपसे ये पूछूं आर्टिकल कौन सा है इसका, तो आप बोल देना सर ये 51A है। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो टोटल 11 हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में आता है भाई। अब यहां पर ध्यान देना, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स की नहीं ड्यूटीज की बात कर रहा हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज को किसकी रिकमेंडेशन पे संविधान पे ऐड करा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी जी ने स्टैब्लिश करी थी 1976 में। इन्हीं के कहने पर 42वें संविधान संशोधन पर हमारे जो ये 10 के 10 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको जोड़ा गया था हमारे संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने किस देश से लिया है? यूएसएसआर से हमने इसको लिया है। ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही आपका उत्तर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट व्हेन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। देखो, 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के कैपिटल इन्वेस्ट, एक देखो सबसे पहली चीज है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर ना जब भी आप निवेश करेंगे, पूंजीगत निवेश, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है जब आप अपने एसेट टू सेट पे पैसा लगाते हो, जब कोई कंपनी अपने एसेट पे पैसा लगा रही है। ओके, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेंट्री, ठीक है, दूसरा यहाँ पे होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं। फिक्स्ड, फिक्स्ड में क्या आता है? आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने अपनी कंपनी की बिल्डिंग बनाई, आपने अपनी कंपनी के लिए कोई मशीनरी खरीदी, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया? शॉर्ट टर्म के लिए, जब आपने अपनी कंपनी के लिए कोई स्टॉक खरीदा, कोई शेयर खरीदा, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो चेंज इन सेल ड्यूरिंग द ईयर, ये हम नहीं, ये हम नॉट इंक्लूडेड नहीं करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगला है द डैश बर्थ रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ अक्यूरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है, मैं जो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपको ये समझना है कि जो ये एक तो होता है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? जब आप उसे 1 साल का करते हैं, 1 साल का मतलब है कि जो 1000 की पॉपुलेशन है उसमें कितने बच्चों ने जन्म लिया। अब यही चीज को अगर आप आधे साल के लिए कर देंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं? पहली बात तो हम उसे बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट।
क्रूड बर्थ रेट कब होता है? जब हम उसे 6 महीने के लिए करते हैं। ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। भारत में बर्थ रेट कितना चल रहा है अभी? 16.949 बर्थ पर 1000 पर्सन लिविंग। ठीक है, जीवित लोगों में ही होता है ये, तो ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ये एग्जाम में आता है भाई। ओके, हम क्या बोलते हैं? क्रूड बर्थ रेट किसको होता है? ये बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, तो ये क्रूड बर्थ रेट भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये चीज का आपको ध्यान देना। अगला देखो यहाँ पे, द शेप ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट। देखो बास्केटबॉल कोर्ट कैसा होता है? ऐसा होता है ना। ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट कैसा होता है? ऐसा होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये 28 मीटर लंबा होता है, 15 मीटर चौड़ा होता है। ये चीज का आप लोग ध्यान देना। और ये रेक्टेंगुलर हुआ ना फिर तो। ठीक है, फिर तो ये रेक्टेंगुलर हुआ बास्केटबॉल कोर्ट। ओके, 5-5 प्लेयर होते हैं, ये आपको पता है। अच्छा, स्क्वायर में कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर आपको मिलेगा रिंग। रिंग किसमें? रिंग में क्या खेलते हैं? बॉक्सिंग और रेसलिंग, है ना। तो ये होता है स्क्वायर में, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया। रेक्टेंगल में बहुत सारे होते हैं भाई। रेक्टेंगल में अब मैं आपको बताता हूँ, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस होता है, हालांकि वो उसमें होता है लेकिन वो रेक्टेंगल शेप में ही होता है। ठीक है, वॉलीबॉल, सॉकर यानी कि फुटबॉल। ठीक है, और बहुत सारे हैं जिसमें जो रेक्टेंगल में ही होते हैं। ये जो आप लोग, हैंडबॉल भी उसी में होता है। ट्राइंगल शेप का तो नहीं होता है कोई भी। सर्कल शेप में भी नहीं होता है, ओवल शेप में होता है एथलेटिक ट्रैक। और सर्कल में अगर आपको बोलना है तो आप क्रिकेट बोल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट की पिच रेक्टेंगुलर होती है। ओके, अच्छा, एक गेम ऐसा है जो डायमंड शेप में भागना पड़ता है, वो मुझे बताओ आप कमेंट में लिखकर कि कौन से गेम की जो पिच होती है वो डायमंड के हिसाब से होती है ना। वो डायमंड में चलती है, जहां पर वो लोग डायमंड के हिसाब से भागते रहते हैं। ओके, ये आप लोग को पता होगा। बता देना मुझे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे देखो, आर्टिकल 53 तो आपका हो जाएगा राइट आंसर। 55 क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर आर्टिकल 58 क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट चुनने जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है इसमें, है। प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में चुने जाने के लिए काबिल होना चाहिए, बस यही है। ओके, अब आया आपका आर्टिकल 56 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का टर्म कितना होगा ऑफिस का? तो 5 साल का होता है, आपको पता है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में भाई यहीं से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग दैट मिमिक नेचुरल मैसेंजर्स बाय स्विचिंग ऑन रिसेप्टर? बहुत बढ़िया है। रिसेप्टर क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो वो क्या होते हैं? देखो, पहली चीज तो आपसे ये पूछ रहा है कि ड्रग का मतलब है दवाई। कौन सी दवाई क्या करती है? मिमिक करती है नेचुरल मैसेंजर्स को, उनकी मिमिक्री करती है और आपके रिसेप्टर को स्विच कर देती है, यानी कि ऑन कर देती है। पहले चीज तो आया आपका एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि भाई अगर आपको ज़्यादा टेंशन टुंशन होती है, ठीक है, हो जाती है कभी कभार, इंसान को टेंशन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरी नहीं लगी, ये है वो है, उम्र जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो डिप्रेसेंट आपको पता है। ओके, पहली चीज़ तो आप लोग याद रखो, रिसेप्टर किससे बने हुए होते हैं? तो बेसिकली ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ओके, ये चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब वैसे तो आंसर इसमें क्या है? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मैंने आपको बता दिया, मिमिक करते हैं। डिप्रेजेंट क्या होते हैं? ठीक है, डिप्रेजेंट क्या होते हैं? ये स्लो डाउन करते हैं आपकी बॉडी और आपके माइंड के बीच में मैसेजेस को। मान लीजिए आप ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप दिन भर सोचते जा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी उत्तेजना उत्तेजना भी इसी से आती है। ठीक है, कम कम करते हैं डिप्रेजेंट। तो डी प्रेजेंट से आपके अंदर में होने वाले ज्यादातर जो आपके जितने भी आपके माइंड और आपके ब्रेन के बीच में जितना भी, मतलब माइंड और आपके शरीर के बीच में जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं ना, उल्टे सीधे जितने भी जा रहे हैं तेजी से, उन सबको ये रोकता है। ठीक है, अब ये एंटागोनिस्ट क्या होता है भाई? तो एंटागोनिस्ट पर्टिकुलरली ये आप ध्यान देना कि ये ना एंटागोनिस्ट वो होते हैं, जैसे आपने 2 दवाई खाई, ये दवाई होती है दूसरे या फिर दूसरे दवाई या दूसरे ड्रग के इफेक्ट को रोकने के लिए। समझ में आ गया? आपने एक दवाई खाई, इस दवाई के साथ बोलते हैं इस दवाई को खाना बहुत जरूरी है, 2 दवाई नहीं खाओगे तो ये दिक्कत कर देगी,
तो ये चीज होती है कि भाई ये दवाई जो होती है इस दवाई के इफेक्ट को कम कर देती है, नेगेटिव इफेक्ट को। पॉजिटिव इफेक्ट तो ये दे रहा है, नेगेटिव इफेक्ट को ये दवाई कम कर देती है। इसलिए तो कई बार सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं भाई इस दवाई के साथ ये दवाई जरूर खाना, क्योंकि वो दवाई क्या है आपका एंटागोनिस्ट है, यानी कि वो उस दवाई के नेगेटिव इफेक्ट को कम कर देती है बॉडी में। पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। ड्रग यानी कि दवाई का ये है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑप्ट फॉर अ प्लान हॉलीडे आफ्टर द 7th 5-year प्लान? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फिर आता है आपका प्लान हॉलीडे, फिर आता है आपका फोर्थ 5-year प्लान, फिफ्थ 5-year प्लान, फिर आते हैं आपके रोलिंग प्लान, ठीक है। फिर आता है आपके यहाँ पे क्या है आपका 7th प्लान ना, रोलिंग, फिफ्थ, सिक्स्थ 5-year प्लान और 7th 5-year प्लान। अब टाइम पीरियड देख लो, 1951 से 1956 के बीच में, 1956 से 1961 के बीच में, 1961 से 66 के बीच में, 1966 से 69 के बीच में, 1969 से 1974 के बीच में, फिर 74 हो गए यहाँ पे आपका। अच्छा ये प्लान हॉलीडे यहाँ पे था, ये सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो 1966 से 69 के बीच में, 1969 से 1974 के बीच में, 1974 से 1978 में बंद करवाए थे मोरारजी देसाई इसको, 1978 से 1980 के बीच में आपके ये रोलिंग प्लान चलते हैं। फिर 1980 से 85 के बीच में आपका ये आता है, 1985 से 90 के बीच में ये आता है। 91 92 में दोबारा से आपका क्या आता है यहाँ पे, प्लान हॉलीडे आता है। 90 से 92 हो गया ना, देखो यहाँ पर 90 से 91 92 यहाँ पे आपका दोबारा से प्लान हॉलीडे आ गया। ओके ये चीजें आपको ध्यान देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमनी किंगडम ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी? तो भाई इनमें से कौन सा बहमनी साम्राज्य के विघटन के दौरान क्या नहीं उभरा? बहमनी साम्राज्य खत्म हो गया। ओके ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, ठीक है, हसन महमूद शाह बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हसन बहमन शाह, हसन महमूद बहमन शाह भी बोलते हैं, हसन बहमन शाह, हसन बहमन शाह ने क्या करा था, इसको इस्टेब्लिश किया था। किसको इस्टेब्लिश किया था? बहमनी किंगडम को। ये एग्जाम में आता है। इसके बाद ये 200 साल तक राज होता है, फिर 16वीं शताब्दी में टूट जाता है। तो इनमें से कौन सा साम्राज्य? गौर साम्राज्य तो मोहम्मद गौरी का था, ये तो अफगानिस्तान में था। और ये बहमन साम्राज्य तो साउथ में था, आंध्र प्रदेश के आसपास का था। ओके व्हेन वाज द 8th राउंड ऑफ GATT? गैट था पहले, जिसको हम क्या बोलते हैं, उरुग्वे राउंड कहते हैं, जहां पर WTO की एस्टेब्लिशमेंट होती है। अब आएगा आपका असली सवाल। गेट की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1947 में। WTO की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो होती है 1994 में, लेकिन इसका पूर्ण रूप से कब आती है ये? 1995 1 जनवरी से, सॉरी, ठीक है। WTO के करंटली मेंबर कंट्री कितने हैं? तो ये है 164 करंटली। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ गया? ये दो कंट्रीज के बीच में जो भी वर्ल्ड ट्रेड का पैक्ट है उसको सॉल्व करती है। ओके तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1994। इन विच हेडक्वार्टर जेनेवा में उसका। इन विच लैंग्वेज इज चाइल्डहुड डे अ मेमोयर बाय सत्यजीत रे रिटन? ठीक है, तो सत्यजीत रे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में। ओके 1992 में यहाँ पे भारत रत्न इनको दिया जा चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो आप क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है? दादा साहेब फाल्के। ओके ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये बांग्ला था उसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्टर्न इंडिया? अब देखो छऊ डांस कहाँ पे होता है भाई? छऊ डांस ना, याद रखना, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होता है।
ओके, सटरिया कहाँ पे होता है? असम में होता है। कथक कहाँ होता है? यूपी में होता है। बचा क्या? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या, कुचिपुड़ी कहाँ पे आता है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया आपका? आंध्र प्रदेश। वेयर इज रेड लेक फाउंड? रेड लेक आपको यूएसए में देखने को मिलती है। यूएसए की कैपिटल क्या है बताओ? न्यूयॉर्क है या वाशिंगटन डीसी है? वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, बहुत सिंपल है। यूके की राजधानी लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। अच्छा मुझे बताना न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है? हडसन है या कोई और है? ठीक है, चाइना की क्या हो जाएगी? बीजिंग। जापान की क्या हो जाएगी? टोक्यो। अच्छा, यूके की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। ओके, यूएस की डॉलर हो गई। ठीक है, चाइना की युआन और रेनमिनबी। जापान की क्या हो गई? येन। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये 11 है टोटल। ये अगर आप लोग को पता होगा तो आप इसको मतलब याद कर लेना अच्छे से। पर होता क्या है, 84th अमेंडमेंट 2002 में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वीं ड्यूटी जोड़ी जाती है। 2002 से पहले हमारे केवल 10 ही फंडामेंटल राइट ड्यूटीज थे। ओके, जिनको 1976 में जोड़ा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल सेविंग? स्मॉल सेविंग का मतलब होता है छोटे छोटे बचत, 100-200 रुपये बचाना, 300 रुपये बचाना। तो ये सब किस में आता है? आपका स्मॉल सेविंग्स में आता है। म्यूचुअल फंड्स, तो आपका पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड क्या है? बहुत बार सुना होगा। म्यूचुअल फंड का मतलब है एक फंड मैनेजर होता है। आपने अपना पैसा, आपके जैसे लोगों ने बहुत सा उनका सबका पैसा एक फंड मैनेजर को दे दिया और बोला कि आप ये पैसा स्टॉक्स में लगाओ और जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी फायदा आएगा वो आप हमको दे दो। समझ में आ गया कहने का मतलब क्या है? अपना जो भी काटना है आपको। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब बहुत सारे लोगों ने एक बंदे को पैसा दिया, उस बंदे ने वो पैसा स्टॉक में लगाया, शेयर मार्केट में लगाया, और वहां से जो प्रॉफिट आया वो इन सभी में हल्का हल्का बांट दिया, रिटर्न दे दिया 20% 30% का। समझ में आ गया? तो ये चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान देखना, ये आया नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम कब आई थी? 1989 में लागू करी गई थी। किसान विकास पत्र 1988 में लागू किया गया था। मतलब ये आपको दोनों ध्यान देना है, मैंने आपको बता दिया। 1989 में नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आया था, केवीपी, किसान विकास पत्र 1988 में आया था। ओके, लैंड इज सुटेबल फॉर क्रॉपिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत सिंपल है। कौन सी लैंड होती है भाई? एरेबल लैंड होती है। एरेबल लैंड होती है जिसको आप कृषि कर सकते हो। तो ये हो गया। अर्बन लैंड क्या हो गया? जहाँ पे आपका अर्बन नगर के लोग रहते हैं। बैरन लैंड क्या होगा? जो बंजर धरती है। ठीक है, मार्जिनल लैंड पता है किसी को? मार्जिनल लैंड क्या होती है? मार्जिनल लैंड होती है कृषि करने योग्य है भी और नहीं भी। समझ में आ गया मार्जिनल लैंड क्या होती है? इसमें कृषि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बेसिकली इंडस्ट्रियल लैंड को भी हम लोग मार्जिनल लैंड ही कहते हैं। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान देनी है। ओके, अगला है हु हैड रिटर्न द नोवेल कूली दैट कंसंट्रेटेड ऑन सोशल मिजरी कॉज बाय इनह्यूमैनिटी। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण कार्टूनिस्ट थे, मृत्यु हो चुकी है इनकी। अब इनके द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है? मालगुडी डेज। ये आपने बहुत बार सुना होगा, मालगुडी डेज इनकी है। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अब द गाइड भी आप देखोगे इन्होंने लिखी है। ठीक है, द गाइड भी इन्होंने लिखी है। और द द द डार्क रूम भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वीएस नॉयपॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो थोड़ा बहुत देख लेना, ऑफ है या फॉर है, या आप लोग देख लेना। हालांकि इतना थोड़ा बहुत ही लर्न होना चाहिए हर चीज। ज्यादा लर्न करोगे, कितना लर्न करने के लिए बहुत चीजें हैं ना, सारी चीजें लर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मुझे भी लर्न है तो उसका मतलब मुझे हल्का फुल्का लर्न है। तो वहां पे जब ऑप्शन में आएगा हाउस ऑफ आएगा या फॉर आएगा मिस्टर विश्वास, मैं उसको टिक मार दूंगा। अब ऑप्शन ऐसा तो नहीं आएगा ना, हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, होम ऑफ ऐसा करके। अब बुकें आती है तो बुकें पूरी आती है, फिर दूसरी अलग ही आती है। ठीक है, तो ये मुलुक राज आनंद ने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब वीएस नायपॉल की एक और बुक है बहुत फेमस है, हाफ अ लाइफ। ठीक है, ये भी इनके द्वारा। विच डांस फॉर्म ट्रेस इट्स लिनिएज टू द एंशियंट डांस ऑफ सादिरट्टम। ओके,
भरतनाट्यम तमिलनाडु में करते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में करते हैं, मोहिनी अट्टम केरला में करते हैं, कथकली भी केरला में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है सादिर अट्टम भरतनाट्यम का ही एक पार्ट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सादिर अट्टम। ठीक है, अगला है व्हाट परसेंटेज ऑफ जॉब इन इंडिया आर एट रिस्क ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है एआई। ओके, एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2016 के हिसाब से भारत में कितनी जो जॉब्स हैं वो खतरे में है भाई ऑटोमेशन के जरिए, तो 69% जो जॉब है वो खतरे में है। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि एआई जो वर्ड है वो किसने बताया था, तो ये बताया था जॉन मैककार्थी ने वर्ड। ठीक है, जॉन मैककार्थी, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, ये बहुत आता है एग्जाम में। ओके, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे आ गया, वर्ल्ड बैंक एक आया, वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड वॉर्म। ओके, अब आया यहाँ पे राउंड वॉर्म क्या होता है भाई, राउंड वॉर्म पेट में भी होता है ना, कई बार कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो आपका प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म होता है, ऐसे ऐसे टाइप का कुछ वो होता है, जीव होता है। ठीक है, फ्लैट वॉर्म होता है। ठीक है, एस्कारिस है ना, एस्कारिस ही आपका राउंड वॉर्म होता है, पहली बात तो। ओके, लिवर फ्लूक तो ये एक तरीके से पैथोजन होता है, एक तरीके से आप सिंपली इसको आप पैथोजन भी कह सकते हो। ठीक है, पैरासाइट भी बोल सकते हो, पैथोजन नहीं, पैरासाइट होता है ये। टीनिया टेप वॉर्म होता है। टीनिया क्या होता है, टेप वॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। टीनिया होता है टेप वॉर्म। ओके, ये आता है एग्जाम में भाई। विच सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसमें इन्होंने लीगल ओनरशिप दे दी थी जमींदार को बंगाल के, ताकि उनको फिक्स्ड रेवेन्यू आ सके, फिक्स्ड डेट को, कि भाई इस तारीख को आपने इतना रेवेन्यू देना है। और ये कानूनी रूप से कौन से सेटलमेंट में, कौन से व्यवस्था में किया गया था, अब रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, जब रैयतवाड़ी सेटलमेंट की आप बात करोगे, ठीक है, तो इसको 1820 में, इसको 1820 में किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको 1820 में थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। ठीक है, महलवाड़ी, महलवाड़ी को किसने किया था, तो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने इसको स्टार्ट किया था। परमानेंट सेटलमेंट, ये ताल्लुकदारी तो अलग है। परमानेंट सेटलमेंट को किसने स्टार्ट किया था भाई, 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, कब किया गया था, 1793 में। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था ये परमानेंट सेटलमेंट। ओके, तो यहाँ पर कौन से उसमें था, परमानेंट सेटलमेंट में ही था ये। वल्चर कार्निवोरस होते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइनर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। भारत में कौन सा इसमें से माइनर इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है, माइनर की बात कर रहे हैं। ओके, तो दुर्ग रायपुर भी वैसे बड़ा ही है। ठीक है, और हाँ, अंबाला अमृतसर भी माइनर नहीं है। ठीक है, और नॉर्दर्न मालाबार भी बड़ा है, मतलब वही है। तो यहाँ पर नॉट अ एग्जांपल ऑफ माइनर, तो हुगली रीजन तो बहुत बड़ा है अगर इंडस्ट्रियल के हिसाब से देखा जाएगा, तो हुगली पोर्ट भी है ना, बंगाल में पड़ता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, हुगली रिवर के आसपास, तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, पहली बात तो भारत में। जगजीत सिंह गजल गाते हैं, सबको पता होगा, ना ठुमरी ना ध्रुपद ना भी तप्पा। ठीक है, तो गजल है, सबको पता है, जगजीत सिंह तो बहुत फेमस है। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, डिड्यूस दैट ऑब्जेक्ट मूव टू विद द कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन दैट। ये आपको पता है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आती है दूसरी चीज, माइकल फैराडे ने क्या बताया था। ठीक है, माइकल फैराडे ने, सबसे पहली बात तो याद रखो, इन्होंने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक मोटर की खोज इन्होंने ही करी है। ये चीज होगी क्लियर कंप्लीट। जोहानिस कीपलर ने बताया था कि प्लैनेट जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। ठीक है, गैलीलियो का तो ये हो गया। आर्किमिडीज तो बहुत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी। बायोन्सी इसमें क्या होता है, जो शिप होता है
वो कैसे तैरता है? बाय द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के तहत ही तैरता है। उन्होंने बोला था कि जितना शिप जब जाता है पानी में एंटर करता है तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करता है उतना ही उसका वेट भी होता है, इसीलिए वो फ्लोट कर पाता है आर्किमिडीज। ठीक है, ग्रीक बहुत बड़े स्कॉलर थे। यूरेका भाई इन्हीं से जुड़ा हुआ। यूरेका का मतलब होता है आई फाउंड इट। यूरेका यूरेका इन्होंने ही बोला था। एक बार आपने इसकी एनसीईआरटी में इसकी एक कहानी भी है यूरेका की। इन विच टाइप ऑफ रेनफॉल विंड मूव्स आउट फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया विद विंड डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऐसे चलती है भाई हवा। ठीक है, हवा आपके ऐसे चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलती है सदर्न हेमिस्फीयर में। आप ये भी बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलरली एक टाइफून, मतलब बेसिकली ये वही बोल रहे हैं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये एंटी साइक्लोन होता है जब क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आता है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाएगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाएगा तो साइक्लोन बनेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा तो एंटी साइक्लोन बनेगा। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन सबसे पहले क्या होता है आपको यहाँ पे कन्वेक्शन अगर समझना है, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे, जो वार्मर चीज होती है वो हमेशा राइज होती है, और मतलब अगर गर्म चीज है तो वो ऊपर उठती है, ठंडी चीज है तो वो नीचे जाती है, ये सबको पता है, और वो ही कन्वेक्शन होता है। ओके, और ग्राफी तो पर्वत के स्टडी होती है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड होता है पीबी, इसका याद रखना आप लोग, ये एग्जाम में आता है बहुत बार। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन की स्टैब्लिशमेंट, ऑक्सीजन किसने खोजा था? जोसेफ प्रिस्ले। ओके, नाइट्रोजन किसने करा था भाई? डेनियल रदरफोर्ड, है ना, डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितनी है? तो 78% है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग फूड पैकेट में पैकेजिंग के लिए करते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव गैस होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द डैश टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे आकर मिलते हैं? नीलगिरी में आकर मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन लिख लेना। अच्छा, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है भाई? दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी अमरकंटक से क्या निकलती है? नर्मदा भी निकलती है। महानदी, ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये दामोदर, आप बोल सकते हो, ठीक है, रायपुर से निकल सकती है, सिंपली आप रायपुर कह देना, है ना। गोदावरी नदी, ठीक है, तो गोदावरी नदी आपको पता है सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, और इसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ गोदावरी नदी निकलती कहाँ से? त्रियंबक प्लेट्यू से निकलती है या नहीं निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है या नहीं निकलती है? ठीक है, तो ये कहाँ से आती है भाई? तो पहली बात याद रखना, महानदी जो कि उड़ीसा में है, जहाँ पर भारत का सबसे लंबा डैम भी है, हीराकुंड डैम, इसी में बनाया गया है। तो महानदी से होते हुए नीलगिरी तक हमारा ईस्टर्न घाट है। When was the आत्मीय सभा? आत्मीय सभा फाउंडेड टू अटैक द एविल विद इन हिंदुइज्म। हिंदू धर्म के अंदर का जो भी ऐसे वो चीजें हैं, खराब चीजें, उनको खत्म करने के लिए आत्मीय सभा बनाई गई थी। आत्मीय सभा बनाने का जो वो था 1814 में बनाई थी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने बनाई थी 1814 में। ठीक है, इन्होंने ही फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। ये आता ना एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है भाई। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, किसके दिमाग की उपज है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ज्यादा आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले है, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, BR अम्बेडकर का नाम यहाँ पर है तो कैसे चल जाए भाई बाहर? इनके द्वारा ना 3-4 संगठन बनाए गए थे। कौन कौन से थे? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, ठीक है, हिंदू बौद्ध महासभा, हिंदू बौद्ध महासभा भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास भी हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। ओके, ये हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, लॉ मिनिस्टर थे। पहली बात तो ये भी याद रखना आप लोग, BR अम्बेडकर बहुत बड़े नेता हैं।
द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2020 में किसको बुलाया गया था? तो यहाँ पे आपको पता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति को उस टाइम पे यहाँ पे बुलाया गया था 2023। 2024 की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर बुलाया गया था। 2024 का मैंने आपको बता दिया है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है ये सभी को बताया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है नहीं। 1 किलोवाट इक्वल टू 3600 किलो जूल पर आवर, है ना। तो ये तो ज़्यादा मतलब आप सभी को पता है। ओके, तो ये इतना ज़्यादा बताने की बात है नहीं। अच्छा, वॉट किसकी ऐसा यूनिट है? ये वॉट ऐसा यूनिट किस चीज़ की है? तो ये पावर की है। जूल किसकी है? जूल एनर्जी की है, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, वर्क डन की है, वर्क डन की है, या फिर एनर्जी की है, ठीक है। द स्टार शेप टेम्पल वर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्टार टेम्पल, तारानुमा मंदिर, ठीक है, तारानुमा मंदिर। अब देखो यहाँ पे ना चालुक्य आएंगे। चालुक्य ना 3 थे वैसे तो। चालुक्य ऑफ बादामी, वातापी भी बोलते हैं, बादामीपुरम, वातापीपुरम, ठीक है। चालुक्य ऑफ वेंगी, है ना, ठीक है। चालुक्य ऑफ वेंगी भी थे। तो बहुत चीजें हैं यहाँ पे आपको। और चालुक्य ऑफ कल्याणी, ओके। जहां पर चालुक्य थे, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, जो चालुक्य थे, ठीक है। तो ये चालुक्य बादामी वाले चालुक्य का स्थापना किसने करी थी? तो पुलकेशिन ने करी थी। चोलास का तो विजयालय था ना, चोलास का तो विजयालय ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। होयसल की अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। और ये जो चालुक्य ऑफ कल्याणी थे, इनकी तो तेलप ने करी है स्थापना। तेलप इसके फाउंडर कौन है? तेलप थे। इसके पुलकेशिन थे बादामी के। चोलास के विजयालय थे। होयसल का इतना अभी नहीं पता है। होयसल का तेलप हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं देख के आपको बता दूंगा। तो ये जो तारानुमा मंदिर है ये होयसल ने ही बनाया था, कर्नाटक के आसपास, ये आपको पता होना चाहिए। हराशंकर भट्टाचार्य किस चीज में मास्टर है? तो ये सितार में। सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो ने ही किया था। ये चीज आप लोग याद रखना। अच्छा, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 43 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? ओके, अच्छा, आपको ये सारे दिख रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये है आपका नोबेलियम। ये नोबेल प्राप्त करता नहीं, नोबेल जिसके नाम पे स्टार्ट हुआ है, अल्फ्रेड नोबल, ये उन्हीं के नाम पर रखा गया है। प्रोमेथियम ग्रीक गॉड थे एक फायर के, प्रोमीथियस, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेपचून के नाम पर रखा गया है। टेक्नीटियम, तो ये किसके नाम पे रखा हुआ है बताना जाना मेरे को, ठीक है। तो टेक्नीटियम, अगर टेक्नीटियम की बात करोगे, ठीक है, प्रोमीथियम बता दिया आपको, है ना। नेपचून बता दिया आपको, यूरेनस, नेपचून, प्लूटो, टेक्नीटियम, ये बताना आप लोग, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या है आपका? टेक्नीटियम। ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका यहाँ पे नोबेलियम, अर्ध धातु, है ना। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, अर्ध धातु होती है, ओके। चलो अगला है, द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ रीजन वेस्ट टू ईस्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रीजन। कितने हिमालय है? हिमालय को हमने क्या करा हुआ है? वेस्ट टू ईस्ट हमने डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय आता है, ठीक है। पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, जहां पर मैं रहता हूं उत्तराखंड में। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब हिमालय कहाँ से? आपका स्टार्टिंग से मान लो आप K2 या गॉडविन और इंडस रिवर से मान लो, सतलुज रिवर तक मान सकते हो आप लोग, है ना। फिर सतलुज तक मान सकते हो। सतलुज से काली तक आपका नेपाल कुमाऊं हिमालय, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ओके। फिर आता है आपका नेपाल हिमालय, काली से कंचनजंगा तक। फिर आता है आपका असम हिमालय भी आता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हो गया आपका, हाँ। देखो पंजाब के बाद नेपाल नहीं, कुमाऊं आता है। तो ये आपका दूसरा वाला राइट आंसर है, ओके। सतलुज हो गया यहाँ पे आपका। वैसे आपका यमुना भी आता है, सतलुज के बाद यहाँ पे यमुना भी आता है। यमुना से काली के बीच में भी आता है ये आपका कुमाऊं हिमालय। हाउ मेनी टाइम्स हैड इंडिया वोन द ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट? ठीक है, एक ही बार जीती है अभी तक, है ना। सबसे पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत ने ही जीता था 2007 में,
ठीक है। उसके बाद 2024 वाला जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा? वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा 2024 वाला। कहाँ पे होगा 2024 वाला? वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। अच्छा, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 सबसे पहले 2009 में हुआ था। ठीक है, कौन था इसका विजेता? इंग्लैंड था। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2023 वाला कौन जीता है? तो ये 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया जीता है। 2024 वाला कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में होगा। 2000, ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको? है, ये होता है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें। 2022 वाला आई थिंक हर 2 साल में या 3 साल में होता है ये, वैसे 4 साल में होना चाहिए इसको। ओके, 2009 वाला भारत ही जीता था सबसे पहला वाला, तो ये एक ही बार जीता है अभी तक। विच केमिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18? ग्रुप 18 क्या होता है? ग्रुप 18 क्या होता है? नोबल गैस एलिमेंट, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं। इससे पहले वाला तो जो 17 वाला होता है वो हेलो ऐसे करके होता है, फिर 16वां होता है ऑक्सीजन फैमिली का होता है ना, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए सारा का सारा। ये आता है ग्रुप, ग्रुप के नेम होते हैं। ठीक है, ये वाला नोबल गैसेस का होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन। और नीचे सबसे क्या होता है यहाँ पर सबसे नीचे क्या होता है? ओगिनसॉन। ठीक है, ये भी होता है, सबसे लास्ट वाला होता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज मैं आपको बता रहा था ऑगिनसॉन के बारे में, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे आखिरी है, 118वां केमिकल है, एलिमेंट है, मतलब केमिकल क्या है? एलिमेंट है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, तो ये यूरेनियम से निकलता है, सॉइल एंड रॉक से निकलता है। रेडॉन, नियॉन का इस्तेमाल हम लोग बहुत जगह पे करते हैं, टायर में हवा भरने के लिए भी करा जाता है। छठ सुकरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड द जयंतिया। जयंतिया, गारो खासी जयंतिया कहाँ पे होता है? गारो खासी जयंतिया मेघालय में होता है। झारखंड का सबसे फेमस कौन सा है? सारहुल। असम का बिहू। पंजाब का क्या होता है? बैसाखी बहुत फेमस है पंजाब में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज नॉट इन शेड्यूल ए ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में 3 शेड्यूल बनाए गए थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में सरकारी कंपनियां थी, शेड्यूल बी में पब्लिक कंपनीज तो थी, साथ में इनके साथ में जिसने कोलैबोरेट कर रखा प्राइवेट कंपनी भी थी, और सी में कंप्लीटली प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेटली ओन थी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये वाला तो मिनरल माइनिंग ऑफ सॉल्ट तो था ही नहीं इसमें, कहीं भी नहीं था, ये तो अभी भी नहीं है ऐड। विच आर्टिकल स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग को पता होगा, 75 है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग को यहाँ पे बताने की जरूरत पड़ जाएगी मुझे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 73 का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ये हो गया यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 74 क्या हो गया आपका? ठीक है, 74 हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करना है प्रेसिडेंट को हर जगह पे, ये चीज आपको ध्यान देना। 76 बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल की क्या करेंगे? यहाँ पे नियुक्ति करेंगे एजीआई की, आर वेंकट रमणी है अभी वर्तमान में। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगला आया आपका अम्मानूर माधव चकियार को पद्मश्री दिया गया था कौन से डांस पे? कुट्टियम, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान। बहुत इंपॉर्टेंट है यक्षगान, कर्नाटक कर देना इसका, कर्नाटका। कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुट्टियम भी केरला है, ये नया आपको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, कुट्टियम भी केरला से। विच सेल ऑर्गेनल्स अपीयर्स एज राउंडेड और सॉसेज शेप स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अबाउट 1.5 to 1. इन डायमीटर एंड 2.2 से लेकर 8 UM इज इन लेंथ में होता है। तो ये कौन से होते हैं? अच्छा, अब आया आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ जो आप लोग को यहाँ पे करनी है। ठीक है, राइबोसोम RNA से मिलके बनता है, ठीक है, और किससे मिलके बनता है? प्रोटीन से। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड, ठीक है, 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लेक्सिकोप्लास्ट करके होता है कोई। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लेक्सिकोप्लास्ट करके होते हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और
लेक्सिकोप्लास्ट, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। व्हेन वाज द खानदेश, खानदेश कहाँ पे था, महाराष्ट्र का सबसे उधर वाला ऊपर वाला एरिया खानदेश में आता था। ये कब मुगल एम्पायर में एंटर हो गया था, ये 1601 में इसको हमने ऐड कर दिया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट आर मेंशन्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 पहली बात तो हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। 368 में दो प्रकार के अमेंडमेंट बताए गए हैं, जिसमें पहला है स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। दूसरा क्या आता है, स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, तो है ही है, विद रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कि आधे से आधा स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। तो दो प्रकार के यहाँ पर हो गए। इन द गेम ऑफ आइस हॉकी, आइस हॉकी जब हम खेलते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल प्ले हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑन द आइस एट एनी वन टाइम टू कंप्लीट। देखो यहाँ पर पहली बात तो 60 मिनट के इसमें गेम होते हैं, 2-2 घंटे के भी गेम होते हैं, वैसे 60 मिनट का है। 18 मिनट का होता है पहला, 2 मिनट का ब्रेक, दूसरा भी 18 मिनट का होता है, और तीसरा 20 मिनट का होता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि ये तीन इसमें 3 सेशन होते हैं एक ही गेम में, बीच बीच में यहाँ पे 2-2 मिनट का ब्रेक होता है। तो यहाँ पे 6 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा 11 प्लेयर किस में होते हैं, सॉकर में होते हैं, हॉकी में होते हैं, और क्रिकेट में होते हैं। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 5 प्लेयर आपको किस में होते हैं, बास्केटबॉल में होते हैं। सब ज़्यादा प्लेयर किस में होते हैं, रग्बी में होते हैं। ये भी एग्जाम में आता है भाई, ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, अगला है क्या क्या लिखा हुआ है, सियाचिन। सियाचिन एक ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है, ये भी आप लोग ध्यान देना। ओके, मई माता एक पॉपुलर फोक डांस है, कहाँ का है, मई माता, ठीक है। तो मई माता कहाँ का है भाई, तो पहली बात तो याद रख लो, उत्तराखंड में बहुत फेमस है, झुमेलो, चैफुला, लंगवीर, छोलिया, झुमेलो, चैफुला, लंगवीर और चौफुला, लंगवीर, झुमेलो और छोलिया। छोलिया में तलवार का यूज होता है, ठीक है। तो ये तो वहाँ का हो गया, उत्तराखंड का। हरियाणा का रागनाथ धमाल, धमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पंजाब में भांगड़ा गिद्दा, ओके। तो ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है, मई माता। टू विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर बिलोंग। गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करती है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत तो नहीं आता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी नहीं लिखा हुआ है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ, तो लिखा हुआ यूनिटरी स्टेटम। यूनिटरी स्टेटम सिस्टम का मतलब क्या होता है, यूनिटरी। केंद्र में आपको राष्ट्रपति मिलेगा, उसके पास पावर नहीं है, लेकिन उसको राष्ट्रपति बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर उसी को दी जाती है, लेकिन वो अपना इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो होता है यूनिटरी। जहां पे यूनियन का मतलब होता है कि केंद्र में एक सरकार होती है शक्तिशाली, जो पूरे देश को मेंटेन करते हैं, उसे बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। तो ये यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू, ये भी आप लोग ध्यान रखना। लास्ट है द टर्म इनिंग, किस चीज से रिलेटेड है, तो इनिंग कहाँ पे होती है भाई, इनिंग कहाँ पे होती है, खो खो में होती है। पहली बात तो आप लोग याद रखना, 9 प्लेयर होते हैं खो खो में, हालांकि वो 15-15 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग मिलती है। 2 इनिंग, वैसे 3 इनिंग होती है 7-7 मिनट की, ठीक है। खो खो में 7-7 मिनट की 2 इनिंग होती है, चेस करने का और चेस नहीं होने देने का भी, दोनों का होता है। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं, बास्केटबॉल में भी 5 होते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। खो खो का इनिंग में होता है, वॉलीबॉल में हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम बोलते हैं, ब्रेक बोलते हैं। हॉकी में भी हाफ टाइम ब्रेक होता है, बास्केटबॉल में हाफ टाइम ब्रेक होता है। इनिंग होती है खो खो में। क्रिकेट के टेस्ट मैच में भी इनिंग होती है। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को। 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना, मैं कोशिश करूंगा आप लोग का आंसर कर पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।